नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और मेरे साथ आज दो मेहमान हैं खास, मुकुल भारद्वाज और साथ में है मनीष श्रीवास्तव। तो आज की जो बातचीत है वो दरअसल इस बात पर है कि IAS की परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी यानी भूगोल और एनवायरमेंट इकोलॉजी यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन दोनों की तैयारी का कितना महत्व है, दोनों में आपस में क्या संबंध है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि जो शिक्षक हैं हमारे और कोर्स में आपको बैच में पढ़ा रहे हैं, तो उनसे डायरेक्ट बातचीत कर ली जाए। यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू स्वागत है। सर। भूगोल से शुरू करें या पर्यावरण पारिस्थितिकी से शुरू करें? सर दोनों आपने बता ही दिया है कि बीच में काफ़ी संबंध है, तो कहीं से भी शुरू की जा सकती भूगोल से ही शुरू कर लेते हैं। पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ने के लिए, जी सर। ये सवाल इनसे पूछना चाहिए था लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ने के लिए भूगोल को जानना, समझना, उसकी अवधारणाओं को समझना कितना ज़रूरी है? सर इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आजकल जो बहुत ही चर्चा में विषय रहता है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज, और उस क्लाइमेट चेंज में एक टॉपिक पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो हो रहा है। जब हम ओजोन लेयर डिप्लीशन की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पर्यावरण या वायुमंडल में कुछ ऐसी परतें हैं जहाँ पे आपको ओजोन मिलती है और उस ओजोन लेयर का लगातार डिप्लीशन हो रहा है ड्यू टू पॉल्यूशन की वजह से। जब ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है तो हम ये मानते हैं, कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है कि ओजोन की परत में छेद पाया जा रहा है। लेकिन सर जब ओजोन तक पहुंचना है तो हमको पहले वायुमंडल समझना पड़ेगा, वायुमंडल की कुछ परतों को समझना पड़ेगा, साथ ही साथ हमको ये समझना पड़ेगा कि क्यों सिर्फ इसी परत में, वायुमंडल की सिर्फ एक ही परत में आपको ओजोन मिल रही है, जहां पे एक परत पे आपको ओजोन मिल रही है जो आपको सूर्य की जो पैराबैंगनी किरणें हैं उनसे बचा रही है, तथा दूसरी परत में जब ओजोन लेयर मिलती है वो पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी कर रही है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जान रहे हैं। तो अगर पर्यावरण पारिस्थितिकी का ये टॉपिक आपको क्लाइमेट चेंज और ओजोन डिप्लीशन पढ़ना है तो उससे पहले आपको वायुमंडल और उसकी परतों की जानकारी होनी चाहिए। अब अगर आपको वायुमंडल पढ़ना है तो उससे पहले आपको वायुमंडल का विकास पढ़ना पड़ेगा, और वायुमंडल का विकास आप तब तक नहीं पढ़ पाएंगे जब तक आप बिग बैंग पे नहीं पहुंचेंगे। तो ये बिल्कुल इसी प्रकार इंटर रिलेटेड टॉपिक है, ये चेन में एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने चेन का एक हिस्सा आपने नहीं जोड़ा तो वो चेन कभी जुड़ नहीं पाएगी। तो ये इस प्रकार का लिंक है सर पर्यावरण पारिस्थितिकी और मतलब एक ज्योग्राफी के ही, भूगोल के ही एक हिस्से के तौर पर इसको देखना चाहिए। जी सर, और उसको पूरक करने के लिए ये जैसे मैं इसमें जोड़ूंगा सर कि जैसे कि एकदम हम बेसिक परिभाषा पे जाएं कि भूगोल क्या है। तो भूगोल में हम लोगों के बारे में अध्ययन करते हैं या जगहों के बारे में, प्लेसेस या पीपल, ये दो चीज़ें जो कीवर्ड्स इसमें चलती हैं। तो जहाँ पर भी हम इनकी बात कर रहे हैं तो पर्यावरण की तो बात हो ही रही है। मतलब ज्योग्राफी बिना एनवायरनमेंट के हो ही नहीं सकता। कि अगर हम पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर रहे हैं, चाहे हम मिट्टी की बात कर रहे हैं, चाहे आज हाईवेज की बात कर रहे हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट में ही है। और जब उस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट होने लगता है, किसी भी तरीके से असर होने लगता है, तो उस चीज़ पर क्या कार्रवाई हो सकती है, उस चीज़ को जो है पाठ्यक्रम में, क्योंकि पहले यूपीएससी एनवायरनमेंट पे इतने क्वेश्चंस नहीं पूछता था, लेकिन 2014 का पेपर देखें तो 2014 में 31 प्रश्न जो है मिले थे, जिनमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ज्योग्राफी से रिलेटेड भी थी और बाकी पर्यावरण से थी। तो इसलिए एक तरीके से हमारे जो कोर्स भी डिज़ाइन किया हमने, तो उसमें भी सबसे पहले हमने कि बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक स्टूडेंट्स के क्लियर नहीं होंगे तो पर्यावरण के कई ऐसे मुद्दे हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगे, जगहों से नहीं समझ में आएंगे। जैसे मिनीमाटा एक डिजीज़ है, जापान में होती है, लेकिन आपको पहले जापान पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का भी 2017 से एक पैटर्न जो चेंज हुआ है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो अभी हाल ही में चर्चाओं में है। उनसे वो सीधे पूछ लेता है कि ये जगह कहाँ है, और वो आपको मैपिंग के थ्रू आनी चाहिए। तो बेसिकली हम जब कोई भी मुद्दा अभी वर्तमान परिक्षेप में देख रहे हैं तो उससे पहले हमें उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो कोर्स में हमने पहले ज्योग्राफी रखा है, फिर बाद में एनवायरनमेंट इकोलॉजी को रखा है, ताकि आप एक एक करके सीढ़ियां चढ़ जाएं। देखिए, कोर्स की बात जब आ गई है तो मैं बता दूं आपको कि पहला बैच जो 14 फरवरी से शुरू हुआ था, उसके बाद अब दूसरे बैच की घोषणा हो चुकी है और दूसरा बैच है 11 मार्च से। बैच के बारे में आप कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। सर 11 मार्च से जैसा आपने बता ही दिया, हमारा दूसरा बैच लॉन्च हो रहा है। पहले बैच में सब लोगों का बहुत प्यार मिला, स्टूडेंट्स का इतना इनरोलमेंट हो गया कि हमको तुरंत ही
दूसरा बैच लॉन्च करना शुरू करना पड़ा, और ये दूसरा बैच वही उसी समय 6 बजे से शुरू हो रहा है और ये राज व्यवस्था से शुरू हो रहा है। इस बैच की भी अगर हम लोग डिज़ाइनिंग देखें तो वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट जो आपके कंसेप्ट बनाएगा उस सब्जेक्ट को पहले रखा गया है, और ऐसे सब्जेक्ट जो उन कंसेप्टों पे आगे चलेंगे उन सब्जेक्टों को बाद में रखा गया है। तो जो माइक्रो मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग सिविल परीक्षा की जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो हम बात करते हैं हमेशा माइक्रो मैनेजमेंट की, कैसे माइक्रो मैनेज किया जाए। तो जब आप उसको पूरे ब्रोशर को आप देखेंगे और टाइम टेबल जब उसका देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि किस प्रकार का माइक्रो मैनेजमेंट स्टडी IQ IAS हिंदी आपको करके दे रहा है। 13 से 14 महीने जी का सर, पूरा कोर्स। 13 13 से 14 से 14 महीने का ये पूरा कोर्स है और 2024 के लिए है। तो 2024 में इस तरह से ये पूरा कोर्स बनाया गया है कि आपके एग्ज़ाम के ठीक पहले इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है जी सर। और कुछ खास बात जो मैं छोड़ रहा हूँ? सर इसमें पहले भी बच्चों को हम लोग ने बताया हुआ है कि हम लोग यहाँ पर जो क्लासेस का ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का है, और ये पूरा का पूरा करिकुलम लगभग 1000 घंटे पे जा रहा है, और साथ साथ CSET और करंट अफेयर्स तो बच्चों को रोजाना मिल ही रहे हैं। तो ये भी चीज़ एड ऑन रहेगी, क्योंकि करंट अफेयर्स हम लोग जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं करंट की अपडेट्स आते ही रह रहे हैं, और वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 2024 के हिसाब से इसको ऐसा डिज़ाइन किया है कि भाई धीरे धीरे, अभी काफ़ी समय भी है और ये 2 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी, तो बच्चों को आसानी से हर चीज़ थरोली पढ़ सकते हैं। मतलब आज अगर उन्होंने पॉलिटी से शुरू किया है और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है, तो होता है कि सर 2 महीने 3 महीने बाद सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा फेड हो जाता है, तो वहाँ पे रिवीजन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और साथ साथ मेंटोरशिप भी है, जिसमें बच्चों लगता है कि 3 महीने बाद हमने पहली क्लास देखी, तो उससे भी जो डाउट आया है तो आप 3 महीने बाद भी पूछ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब आज ही की क्लास का जो लाइव डाउट था वो आज ही क्लियर होगा। अगर आपको 2 बार 3 बार उसी सेम टॉपिक से अगर कहीं पर भी डाउट आ रहे हैं तो वो हमारी टीम उसके लिए सपोर्ट दे रही है। और सर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो हम तैयारी करते हैं तब बोलते हैं कीवर्ड पे ध्यान दें। जब हम अब आगे बैच में भी ये बात करेंगे कि जब हम उत्तर लिखना शुरू करते हैं उससे पहले जब प्रश्न पढ़ते हैं तो हम यही कहा जाता है मुख्य परीक्षा में पहले कीवर्ड पे ध्यान दें। तो इस बैच के ब्रोशर में जो पहला कीवर्ड है वो कीवर्ड है फाउंडेशन। फाउंडेशन है किस चीज़ का? प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों का। तो सर लोगों में भ्रांति रहती है कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हम लोग अलग से करेंगे और फिर जब प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी तब मुख्य परीक्षा की हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। तो इस बैच का डिजाइन कुछ इस तरीके से रखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा बिल्कुल उसके साथ ही मुख्य परीक्षा, और साथ में ये भी ध्यान दिया जाएगा कि कैसे आपका बहुआयामी जो व्यक्तित्व है उसको कैसे निखारा जाए, ताकि वो साक्षरता में जब आपका साक्षात्कार हो तब भी वो आपकी मदद कर सके। अच्छा, इधर पर्यावरण पारिस्थितिकी का जो पूरा टॉपिक है जी सर, एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर ही पढ़ाया भी जा रहा है। जी सर। ठीक है, और इन दिनों बहुत ज़्यादा इसका वेटेज बढ़ा है। जी ठीक है, क्या एनालिसिस है इस बारे में? सर अगर हम बहुत शुरू से बात करें, जब से भारत का निर्माण हुआ, भारतीय संविधान बना, तो हमारे संविधान में भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी। जब 1971 के बाद ये हमारे संविधान में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया, उसके बाद धीरे धीरे इंपॉर्टेंस बढ़ना चालू हुई। 2010 में NGT जो बनाया गया, उसके बाद और भी चीज़ें ऐसी हुई कि कई बार पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता था, तो उसके लिए कोई भी तरह की बॉडी नहीं थी, कोई भी तरह का न्यायाधिकरण नहीं हुआ करता था, ट्रिब्यूनल नहीं हुआ करता था। लेकिन जैसे NGT ने कई बड़ी बड़ी संस्थाओं के ऊपर काफ़ी बड़ा जुर्माना लगाया, उसके बाद चर्चाओं में ये मुद्दे आने लगे, और धीरे धीरे अब जैसे कि अगर हम अमेरिका देखें या पश्चिम के देशों में देखें, वहां पे जिस तरह की अवेयरनेस, जागरूकता आ रही है पर्यावरण को लेकर, क्योंकि उन्होंने तो काफी शोषण कर लिया है, वैसे दोहन भी किया पृथ्वी का, लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में देखें, भारत अभी विकासशील देश है, तो ये सारी चीजें हमें भी समस्या एक ना एक दिन आएंगी। तो इस चीज को धीरे धीरे, क्योंकि हमारी जरूरत बन गई है, कई हमारे ऐसे शहर हैं जहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, तो UPSC केवल आपको ऐसा नहीं है कि मतलब जो 10 साल पहले पढ़ाया जाता था वही पूछा जा रहा है, उन्होंने भी समय के साथ अपने पैटर्न में भी चेंज लाया है, और ये हमारे बीच की समस्या है। मतलब आप फील्ड में जाएंगे तो आपके लिए ये समस्या खड़ी होगी, तो आप किस तरीके से उसको डील करते हैं। जैसे कि सर मैं बात करूं, जैसे हमारी यहाँ पे डिस्कशन तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट पे हो रहा है, लेकिन ये भी चर्चा तब तक रहती है जब तक हम प्रीलिम्स का पेपर दे रहे होते हैं। अब मेंस का अगर कोई क्वेश्चन आया है, जैसे एक प्रश्न आया था, मैं उसी को यहाँ पे कोट करता हूँ कि जैसे पश्चिमी घाट की बात करें, एक हॉटस्पॉट है। अब पश्चिमी घाट हम पढ़ते भूगोल में, जब हम भारतीय प्रायद्वीप पठार पढ़ेंगे तो उसमें वहाँ सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि भाई गुजरात से शुरू हो जाता है, कन्याकुमारी तक आता है। लेकिन इसी पर कस्तूरी रंगन कमेटी बैठी, कस्तूरी रंगन कमेटी ने बताया कि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लगभग 70% प्रजातियां जो हैं वो विलुप्त हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, और उसके बाद भी लगभग वहाँ पर 1000 से ज़्यादा प्रजातियां देखने मिलती हैं। तो हमें इसका संरक्षण करना जरूरी है।
वहां पे कई हाईवेज बन रहे थे, उस पर स्टे लगाया गया, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे। तो ये हमारी जरूरत है कि हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, जहां पर हम चीजें, हमें स्वच्छ वायु मिल रही है, तो ये एकेडमिक्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, साथ साथ हमारे जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये जितने जजमेंट्स हैं इनको, क्योंकि मैं मेंस की बात कर रहा हूं, तो मेंस में आप ऐसा नहीं है कि आप ज्योग्राफी की चीजें लिखेंगे, आपको आंसर में ज्योग्राफी भी बताना पड़ेगा, साथ साथ वर्तमान में पर्यावरण की क्या समस्या आ रही है वो भी बताना पड़ेगा। उसके अलावा उस पर कौन से आयोग बैठे थे, कौन सी कमेटी बैठी थी, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था, उसकी भी बात बहुत ज्यादा होती है। जैसे सर जोशीमठ की बात करें, जोशीमठ का मुद्दा अभी उठ रहा है, लेकिन वहां के कलेक्टर ने लगभग आज से 25-30 साल पहले रिपोर्ट दी कि भाई ये चीजें आगे यहाँ पर किसी भी तरह का अगर विकास बहुत तेजी से होगा तो ये दिक्कतें आएंगी। तो उस समय उस पर इतना बल नहीं दिया गया था। आज जब समस्या बहुत ज्यादा उठकर आ गई है तो इतनी बात हो रही है। तो इसलिए यूपीएससी भी उस तरीके से ट्रेंड में ला रहा है कि भाई आपको चीजें तो पता होनी चाहिए। जैसे तुर्की में भी भूकंप आया, तो इसमें कई ऐसी वजह हैं जो मानव निर्मित भी है, एंथ्रोपोजेनिक भी है। तो इसलिए जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं, जब फील्ड पे जाएंगे तो उनको उन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, और वो रख तब पाएंगे जब उनको पहले उसका बेसिक नॉलेज होगा। तो बेसिक समझ के लिए ये सब्जेक्ट्स का धीरे धीरे वेटेज यूपीएससी मेंस में भी बढ़ा रहा है और प्रीलिम्स में भी। जैसे मैंने बताया 2014 का पेपर देखें, 2018 का पेपर देखें, लगभग 20-20 प्रश्न आपको मिले जुले, और ज्योग्राफी मिला देते हैं तो वो लगभग 40 प्रश्न एक पूरा पैकेज बन जाता है। कई साल ऐसा हुआ है कि आप इसी के भरोसे ही मतलब पूरा एग्जाम कट ऑफ के बहुत नजदीक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और साथ साथ अगर हम 2022 का ही पेपर देखें सर, 2022 के पेपर में इतने सारे क्वेश्चंस हमें संगठनों से आए, वो भी कई ऐसे थे जिनका सीधे सीधे लिंक पूरा का पूरा भूगोल और हमारे पर्यावरण से 8-9 संगठन पूछे गए जी थे, सर, 8-9 से ज्यादा ही पूछे गए थे। जी सर। भूगोल को लेकर भी ट्रेंड जो चेंज हो रहा है, जो अभी बात कर रहे थे मनीष की, एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, और ये मतलब सरकार के स्तर पर, फिर परीक्षाओं के स्तर पर भी दिख रहा है जी सर कि यूपीएससी भी अब खोज रही है कि भाई ज़्यादा जागरूक रहिए इन चीज़ों को लेकर, कि पर्यावरण पारिस्थितिकी को लेकर, या फिर जैसे ये भूकंप वाला जोशीमठ वाला इशू है, या तुर्की का भूकंप वाला इशू है। अगर हम पिछले 3-4 सालों के सवालों में जो बदलाव हुए हैं उनको अगर एनालाइज करना चाहें, विश्लेषण करना चाहें, तो क्या आपका तजुर्बा है? सर, अगर पिछले 5 सालों के हम लोग पेपर देखें, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा, और मुख्य परीक्षा में भी हम लोग बात करें पेपर 1 जीएस के और पेपर 3 की अगर हम बात करें, तो हम पाएंगे कि यूपीएससी हाँ अब डायरेक्टली जो सवाल पूछे जाते थे उनसे बचने की कोशिश करता है। अब यूपीएससी चाहता है कि आप उस नॉलेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यूपीएससी की परीक्षा देने के बाद हम लोगों को बनना है एडमिनिस्ट्रेटर, आपको आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना है, आपको फील्ड में जाके काम करना पड़ेगा, वहां पे आपके सामने प्रॉब्लम होगी और आपको उसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो यूपीएससी वही चीज आपको उन मुख्य परीक्षाओं के पेपर में आपसे ढूंढने की कोशिश करता है। जब हम लोग आंसर लिखते हैं, वहां पे उस आंसर में आपसे हो सकता है डायरेक्टली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ना पूछी जाए, उसका कोई एप्लीकेशन पूछा जाए। जैसे एप्लीकेशन में हाल ही में आया हुआ जो तुर्की का जो भूकंप है, उससे कैसे वहां का जनजीवन प्रभावित हुआ, कैसे 50,000 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, इस प्रकार से कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बना के यूपीएससी आपके सामने पूछेगा। तो यूपीएससी अब आपसे ना केवल ये चाहता है कि आप जो रटंत विद्यार्थी उसको लेके चलें, बल्कि यूपीएससी आपसे ये चाहता है कि अब आप चीजों का एनालिसिस करें, और साथ ही साथ एनालिसिस करके आने वाली जो ऐसी समस्या हैं, ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप कैसे डील करेंगे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ये चीज यूपीएससी आप में ढूंढने की कोशिश करता है, दोनों ही परीक्षाओं में, प्रारंभिक परीक्षा में भी तथा मुख्य परीक्षा में भी। साथ ही बात करें सर भूगोल की, तो अगर भूगोल की बहुत बेसिक परिभाषा देखी जाए तो भूगोल की परिभाषा ये कहती है कि हमको यहाँ पे पृथ्वी का अध्ययन करना है, और पृथ्वी का अध्ययन ऐसे करना है कि जो मानव का आवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करना है। तो जब मानव के आवास के रूप में हम अध्ययन करते हैं, तो हमारे घर के आसपास भी जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में हम लोग घर में चर्चा करते हैं। तो इसी प्रकार इस मानव के आवास पे, मतलब इस पृथ्वी पे जो समस्याएं हो रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे ग्रीन हाउस गैस है, या कैसे स्किन कैंसर पैराबैंगनी किरणों के कारण लगातार बढ़ता जा रहा है, ये सब समस्या हैं। अब इन समस्याओं का अगर आपको हल करना है तो आपको भूगोल की समझ होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी दोनों की जरूरत बराबर बराबर आपको पड़ेगी। और यूपीएससी की बात करा जाए 2013 के बाद जब से पैटर्न चेंज हुआ है, तो जैसा कि अभी मनीष सर बताए रहते कि करीब करीब एक तिहाई प्रश्न आपको सिर्फ भूगोल और पर्यावरण पारिस्थितिकी को देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर हम ये लेके भी चलें कि हमारा एम सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, और प्री का एग्जाम जो आजकल बहुत डाइसी हो गया है,
टफ तो होता जाता है। भूगोल और पर्यावरण को भी अगर आप अच्छे से क्लियर करते हैं तो आप कट ऑफ के बहुत नजदीक आप पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से हमको आगे, जिसको आप कहा जाता है स्मार्ट वर्क, उस स्मार्ट वर्क को लेके हम इस बैच को भी इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि हम हार्ड वर्क तो करेंगे साथ में, उसका तो हालांकि कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, लेकिन साथ में हम स्मार्ट वर्क करते हुए भी चलेंगे। कैसे पढ़ाएंगे कि पिछले जो बदलाव हुए हैं वो चीज़ें भी शामिल हों उसमें? जी सर। कॉन्सेप्ट की डिमांड बहुत होती है ना कि भाई यूपीएससी, कई बार हम लोग जब बात करते हैं कि यूपीएससी दरअसल आपकी कॉन्सेप्चुअल समझ, उदाहरणात्मक समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी सर। तो क्या प्लानिंग क्या है, योजना क्या है? सर जैसे अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके पीछे 2 तरीके से हमारा माइंड भी काम करता है और हम भी काम करते हैं। कई बार हम इसलिए चीज़ें पढ़ रहे होते हैं क्योंकि हमें पढ़ना है। दूसरी चीज़ ऐसा होता है कि कई बार हमें इंटरेस्ट आ रहा होता है किसी चीज़ के बारे में, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सर मैंने एक काफ़ी पद्मश्री से सम्मानित हैं जनक पलटा जी। इनके जीवन के बारे में मैंने पढ़ा, तो उन्होंने यूएन ने एम्बेसडर भी बनाया है। इतना चर्चित नहीं है, इतना न्यूज़ में नहीं रहती, लेकिन काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी हैं और रियल हीरो बोलना चाहिए हमें भारत अच्छा। की। उनका जीवन ऐसा है कि वो जहाँ रह रही हैं आज की डेट में, वहाँ से एक कतरा दाने का भी कचड़े का नहीं निकलता उनके पास। जितना जैसे वो रह रही हैं, वो पूरी तरह से उन्होंने अपनी लाइफ़ ऐसी रखी हुई है, बाज़ार से एक सामान नहीं खरीदती हैं वो। कार्बन पूरा का न्यूट्रल। पूरा उन्होंने उस तरीके से अपना जीवन बनाया हुआ है कि हर चीज़ वहाँ पे सोलर पावर से उनका जीवन चल रहा है, पवन चक्कियों से जीवन चल रहा है, पूरे सोलर हीटर्स लगाए हुए हैं, उसी से पूरी कुकिंग हो रही है। तो बेसिकली जब मैंने उस चीज़ को देखना मतलब समझने की कोशिश करी, तो उन्होंने उसको अपने जीवन में उतार लिया। मतलब जब हम पढ़ रहे हों, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो हमारी समस्याएँ होती हैं। जैसे भारत में डायबिटीज़ का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, लेकिन उनके कारण नहीं हमें पता है। मतलब हमें कई बार पता भी हैं, तो भी हम उस पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली हमें नॉलेज होना एक सीमित चीज़ बोलूँगा, और उसके साथ हम क्या सोचते हैं, वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है। यही चीज़ सब्जेक्ट के साथ भी होती है। जब सब्जेक्ट हम पढ़ रहे होते हैं, मजबूरी में पढ़ रहे होते हैं कि ये पढ़ना ही है, इससे पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो अप्रोच आपको बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं लेके जाती है। कई बार एग्ज़ाम्स में हमने जो पढ़ा है, वैसी सीधी चीज़ें नहीं आती हैं। लेकिन अगर हम उसको बहुत गहराई से उसको अपने को उस जगह पर सिचुएशन को रख के देखते हैं, तो कई बार ऐसे प्रश्न सॉल्व होते हैं। तो हमने जो सर कोर्स में भी ये चीज़ रखी हुई है कि कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉन्सेप्ट को तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो सीखने के लिए क्या तरीका है? तो सीखने के लिए कुछ आम जीवन के जो हमारे उदाहरण हैं, उदाहरण है। उनको हम रखेंगे वहाँ पे। रोज़मर्रा में हम कैसे उन चीज़ों, मतलब जैसे एक सर बहुत ही साधारण सा आपने देखा होगा कि घरों में हम लोग अचार जो इस्तेमाल करते हैं, कभी स्टील के बर्तनों में या किसी भी मेटल में हाँ, नहीं रखते हैं। सही बात। क्यों नहीं रखते हैं? उसके पीछे है क्यों कि नहीं भाई रखते हैं ये, मतलब ये सब सवाल ऐसे आते हैं जो इंटरेस्ट डेवलप कर देते हैं, बिल्कुल। है ना? तो उदाहरण है बताएंगे कि भाई क्यों नहीं हाइड्रोजन रखते? गैस उससे निकलती है। अच्छा। अगर वो मेटल के साथ रहेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होगी। मतलब हाइड्रोजन ऐसे अच्छा है, फ्यूल के तौर तो पे अच्छा ऐसे है। बहुत सारे सवाल है ना कि तांबे के उसमें बर्तन में लोग पानी पीते हैं, जी, जी, जी। पुराने हमारे ज़माने जी, में जी। अभी भी लोग पीते हैं। जी सर, बहुत अच्छा होता है वो। हाँ, रात लेकिन में क्यों पानी होता पी है के। ये जानना पड़ेगा जी, जी, जी। है ना? भूगोल में आंसर राइटिंग की बात करें, उत्तर लेखन में सबसे ज़्यादा स्कोप होता है थोड़ा सा प्रश्नों के उत्तर को लिखते हुए डायग्राम का इस्तेमाल कर जी सर। देना, कुछ मैप बना देना, जी सर। ये सब कला विकसित करेंगे। सर मैं आपको और स्टूडेंट्स को स्पेशली बताना चाहूँगा कि जो भूगोल है, भूगोल अगर बहुत छोटे से या रफ सेंस में अगर हम बात करें, तो भूगोल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टेक्स्ट की बहुत कमी है। टेक्स्ट मतलब शब्दों की बहुत कमी है इसमें। इसमें आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी तालिकाएं, जिनको हम टेबल्स कह सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको डायग्राम्स देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा नक्शे देखने को मिलेंगे। इवन जब हम बात करते हैं क्लासेस में, हम बताते हैं कि जब रिवीजन अगर आपको करना है, तो रिवीजन के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स कुछ ऐसे होने चाहिए कि उसमें सिर्फ आपके पास डायग्राम है, कुछ नक्शे हैं, और जिससे आप पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। इस कोर्स में भी हम लोगों ने, जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात आती है, तो हमने यही चीज प्लान किया है कि इसमें कैसे छोटी, क्योंकि यूपीएससी की जब मुख्य परीक्षा की जो कॉपी होती है, उसका साइज A4 साइज के बाद उसमें बॉर्डर होता है, तो आपके पास स्पेस इतना नहीं होता कि आप सब चीजें उसमें लिख सकें। तो कैसे आप उसमें फ्लो चार्ट लगा सकते हैं, कैसे आप उसमें इन्फोग्राफिक्स लगा सकते हैं, और भूगोल जैसे सब्जेक्ट में कैसे हर छोटे छोटे हिस्से का आप नक्शा बना के उस बहुत बड़ी चीज को एक छोटे से डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीजें हम लोगों ने कोर्स में भी प्लान कर रखी है, और यही चीजें हम लोग स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाएंगे, जिससे ना केवल क्योंकि सर ये जो सिविल सेवा परीक्षा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें आपको ना केवल भगना है, बल्कि आपको अपने पास वाले से भी तेजी से भगना है।
तो जब हम लोग भागते हैं, भागने का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ एक्स्ट्रा एज आपको लेके हुए चलना है, तो वो एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है इस बैच में। जो लोग अभी देख रहे हैं उनको एक बार फिर मैं बता दूं कि 11 मार्च से बैच शुरू हो रहा है शाम 6 बजे। जी ठीक है, और ये जो बातचीत चल रही है और बीच बीच में जो रेफरेंस आ रहा है कि बैच में हम क्या करने वाले हैं, वो 11 मार्च से जो बैच 2 दूसरा बैच है, पहला बैच शुरू हो चुका है और 14 फरवरी से ही शुरू हुआ था। तो अब तो उसमें पॉलिटी का काफ़ी हिस्सा हो गया है जी उसमें, सर। राज्य व्यवस्था का। तो ये दूसरा वाला बैच है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, 11 मार्च से शाम 6 बजे है, तो एडमिशन्स ओपन है इसके, और उसी के बारे में बातचीत भी हो रही है। जी सर। ठीक है, तो ये जो मैं कह रहा हूँ उत्तर लेखन वाली बात, जी सर। कि अब बहुत स्कोप हो गया है। पहले क्या था कि पहले सीधे सीधे लिख देना होता था। अब जब प्रश्नों की प्रकृति भी बदल रही है और उत्तर लेखन का तरीका भी बदल रहा है। जी सर। ठीक है, तो पर्यावरण पारिस्थितिकी में भी कुछ ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं। जी सर, बिल्कुल किए जा सकते हैं। और ये भी हमने जब डिज़ाइन किया था कोर्स, तो इन चीज़ों को रखा गया था कि अभी वर्तमान में इतने सारे जो प्रश्न हैं, उनकी अगर हम प्रकार देखें कि किस तरीके से यूपीएससी ने वहाँ पे नेचर बदल दिया है प्रश्नों का, और उन प्रश्नों में पर्यावरण के मुद्दे वही हैं, लेकिन उनके साथ-साथ वर्तमान में जो चीज़ें बदलाव हो रही हैं, और कई जगहों पे अपने सजेशंस भी पूछ रहा है। तो अब वो सजेशंस आप कैसे देंगे जब आपने सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा होगा? अब उसके लिए ये चीज़ है कि सर हम डे 1 से तो नहीं बोलते हैं कि आंसर आप लिखना स्टार्ट करें। सब्जेक्ट को धीरे-धीरे बिल्ड करेंगे हम। बिल्ड करने के बाद जब हमारा लगभग 20% सिलेबस होगा, वैसे तो सेशंस में मैं क्वेश्चंस हम लोगों ने ऐसा रखा है कि शुरुआत से मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप धीरे-धीरे लिखना स्टार्ट करेंगे। आप आंसर लिखेंगे, हमारी टीम को भेजेंगे, हमारी टीम चेक करेगी, और जो-जो उसमें कमियाँ हैं, जो-जो चीज़ें उसमें ऐड की जा सकती हैं, उनको वहाँ पे कोट कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे इसलिए मैं ये चीज़ जोड़ रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स 1 वीक के क्लासेस के बाद ही आंसर्स लिखने लगते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे आंसर्स पे तो बहुत सारा लाल-पीला हो रहा है, कि भई बहुत सारी गलतियाँ लाल निकाल रंग दी से गई हैं। रंग जाता है। और सर वो एक मोटिवेशन जो होता है स्टूडेंट का, वो ये होता है कि बहुत जल्दी गिर जाता है कि भई मैं तो लिख ही नहीं पाऊँगा आगे। क्योंकि वो अपने आप सही को बात। जज शुरुआत के 10 क्वेश्चन से या 50 क्वेश्चन से जज कर रहा होता है, और हमारी जर्नी जो है वो पहुँचते-पहुँचते 1,500-2 हज़ार क्वेश्चन्स लिख चुके होते हैं हम। सही बात। तो वो एक लंबा सफ़र है, तो उसके लिए भी आपको पूरा सपोर्ट है हमारी टीम की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी। और क्लास में भी ये रखा गया है कि जो क्वेश्चंस दिए जाएँगे, उनको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि कैसे लिखना है, उसका परिचय कैसे होगा, उसकी बॉडी कैसी होगी, उसमें निष्कर्ष कैसे लिखा जाए, उसमें डायग्राम यूज़ किए जा सकते हैं, उसमें फ्लो चार्ट्स को बताया जा सकता है, और भी कई तरह के ट्रायंगल्स वगैरह का इस्तेमाल करके कि किस तरीके से हम चीज़ें बता सकते हैं। और जो भी वर्तमान में चीज़ें हो रही हैं, उनको भी अच्छे से, मतलब प्रेज़ेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस ज़रूरी है, लेकिन प्रेज़ेंटेशन के लिए पहले हमारे पास कुछ प्लेट में होना ज़रूरी है। नहीं, जब भी हम कहते हैं कि भाई डायग्राम का इस्तेमाल होना चाहिए, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऐसे बोलते हैं कि भाई डायग्राम का इस्तेमाल होना चाहिए, थोड़ा मैप बना देना चाहिए, लेकिन कहाँ बनाना चाहिए, किन जगहों पर बनाना चाहिए, ये पता होना चाहिए। सर यही कि जब हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ें मुख्य परीक्षा में, और प्रारंभिक परीक्षा में तो आपको पढ़ना ही है, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग हो ही जाती है। मुख्य परीक्षा में भी कहा जाता है कि 2 बार कम से कम प्रश्न पढ़ें तसल्ली से, और पहले उसका जो आपको लिखना है, जो भी चीज़ें आपको लिखनी है, उसको फ्रेम करें अपने दिमाग में कि आपको क्या चीज़ें लिखनी है, और उसके बाद अपना पेन लिखना शुरू उस पर करें कॉपी पे। जब हम 2 बार सवाल को पढ़ते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है आपसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, हम उसमें लिख के आ रहे हैं बिग बैंग कंसेप्ट। अब बिग बैंग का आपने कितना भी अच्छा उसमें चित्र बना दिया हो आपने, लेकिन एग्जामिनर वो आपको वहां पे नंबर नहीं देगा। ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है जहाँ पे सिर्फ हमें कॉपियां भरनी है। यहाँ पे हमें वही चीज लिखनी है जो यूपीएससी के उस प्रश्न पत्र में पूछी गई है। उस प्रश्न पत्र के अलावा अगर सेम चीज आप या तो वापस रिपीटेशन करते हो या इररिलेवेंट लिखते हो, तो वहां पे नंबर नहीं मिलते हैं। सर यही कारण है कि यूपीएससी का जो जीएस पेपर 3 है, वहां पे इवन टॉपर्स के भी सबसे कम नंबर अगर रहते हैं तो पेपर 3 में रहते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का एक बड़ा रोल होता है। ज्योग्राफी में स्पेशली जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, वो आपको जीएस पेपर 3 में देखने को मिलेगा। क्योंकि वहां पे पूछ रहा है आपसे कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों शुरू किया गया, या ग्रीन रिवॉल्यूशन के आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में उससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। हम सर ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो पृष्ठभूमि है वो लिख रहे हैं, वो आपसे चाह रहा है कि समस्या बताइए, और समस्या के साथ साथ आप उसका जो ये उपाय हो सकता है वो बहुत सारे लिखिए। बच्चे हाँ गलती सर। करते हैं।
ये बात बिल्कुल सही है। और सर इस बैच में भी हमने यही डिसाइड किया है कि जो लोग ये सोचा करते थे पहले कि ऑनलाइन में हम लोग का आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे, तो इस बैच में स्पेशली ये चीज ध्यान रखी गई कि हम लोगों का एक अलग से प्रोग्राम है इसमें, AWP आंसर राइटिंग प्रोग्राम। उसमें आप लोग कक्षा के बाद जो भी पढ़ाया गया उसका आपको सवाल मिलेगा, और उस सवाल को आप जब लिख के भेजेंगे तो यहाँ पे जो लोग हैं आपके मेंटर्स हैं जिनके पास इंटरव्यू तक का जो है एक्सपीरियंस है, वो आपकी कॉपी चेक करेंगे। और कॉपी ना केवल चेक करेंगे बल्कि जैसे यूपीएससी में कमेंट जो दिए जाते हैं उसी प्रकार के कमेंट्स और रिमार्क्स दिए जाएंगे, और ये भी बताया जाएगा कि यहाँ पे आपका आंसर बहुत अच्छा है, यहाँ पे और सुधार की आवश्यकता है, यहाँ पे आंसर गलत है, यहाँ पे इस चीज अगर आप और जोड़ते तो हो सकता है आपको ज्यादा नंबर मिल जाते। तो ये स्पेशली इस बैच के लिए हम लोगों ने डिजाइन किया है। ठीक है। अब जैसे एनवायरनमेंट इकोलॉजी है, मैं थोड़ा सा करंट से रिलेटेड बातचीत अगर करूं, करंट अफेयर से, इनफैक्ट इस करंट अफेयर्स वाली बातचीत पर करंट के भी हमारे जो टीचर हैं उनको भी बुला लेंगे, एक और वीडियो ऐसा बना लेंगे। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितनी भी बातचीत होती है जी, जनरली क्या होता है कि जब हमें विषय की समझ नहीं होती जी, तो हम उसको रटने लग जाते हैं, याद करने लग जाते हैं। ठीक है, जबकि अगर विषय की समझ है तो फिर जाकर करंट अफेयर्स दिमाग में सिंक होता है, जी, उससे संबंध कैसा है उसका, तो कुछ पढ़ा हमने और तब हमें, जैसे जोशी मठ ही है, जी सर। अगर किसी ने ठीक से ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है तो फिर वो समझ पा रहा है कि भाई जोशी मठ की दिक्कत, ये भूकंप तुर्की में आया तो उसमें क्या प्रॉब्लम आई है। तो ये करंट अफेयर्स और सब्जेक्ट का रिलेशन कैसा है? सर करंट अफेयर्स के बिना तो काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि आंसर लिखना है तो हम जब नई चीज़ों को कोट करेंगे तो वो थोड़ा सा इंप्रेसिव हो जाता है हमारा आंसर। अब जैसे मैं इसमें जैसे आपके 2 क्वेश्चन थे सर, डायग्राम वाला भी था, मैं उसको भी जोड़ दूंगा। तो जैसे कि आपको कोई प्रश्न आया है, मान लिया जाए कि अभी आप हरित ऊर्जा पे बात कर रहे हैं, तो हरित ऊर्जा पे वर्तमान में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसके लिए आप डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने इंडिया का एक मैप बनाया, भारत का नक्शा बनाया, उसमें दिखा दिया कि भाई गुजरात के अंतर्गत ये हमारा प्लांट है, हम जो हरित ऊर्जा के लिए और क्या-क्या कर रहे हैं। तो एक ही मैप के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं कि भई सौर ऊर्जा के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम पवन ऊर्जा के लिए क्या कर रहे हैं, हम भूगर्भिक ऊर्जा के लिए क्या कर रहे हैं, हम जो है जो महासागरीय ऊर्जा है, महासागर के भी तापमान बदलाव जहाँ होते हैं, उनसे भी ऊर्जा बनाई जा रही है। जैसे कि सुंदरबन वाला जो क्षेत्र है हमारा, मन्नार वाला जो क्षेत्र है, कच्छ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे छोटे-छोटे प्लांट्स डाले गए हैं, जहाँ से लगभग 10 मेगावाट तक की भी बिजली बनाई जा रही है। तो हम इस तरीके से वहाँ पर ड्रॉ करके उनकी क्षमता भी बता सकते हैं, उनको पॉइंट भी कर सकते हैं कि भाई पवन ऊर्जा के लिए भारत में जैसे तमिलनाडु के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें, इस पे यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा था। तो ऐसी चीज़ें कोट करते हुए और हमारे आंसर्स में उनको बता सकते हैं कि भाई इस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे हमने ये चीज़ें डेवलप करी हैं और अभी वर्तमान में ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो इस तरीके से करंट को आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। और प्रीलिम्स में तो कई ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनमें करंट को ही रखा गया है, मध्य में रखा गया है। ये इवेंट का नहीं पूछता है, लेकिन जगहों के नाम पूछ लेता है, तो इसलिए जो है उसको तो छोड़ा ही नहीं जा सकता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, COPs होती हैं, उनमें ये चर्चा होती है। G7 की मीटिंग हो चाहे G20 की बात हो रही है, इनमें जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात हो रही है। अभी यूपीएससी ने कुछ चीज़ें ऐसी भी पूछी थी, कई बार ऐसे मोटो जो होते हैं या स्लोगन्स होते हैं उनको दे दिया जाता है, थीम पूछ लेता है कि ये थीम जो है किसके द्वारा जारी की? ये पूरा अप्रोच वही है कि अवेयर रहिए, जी सर। और जो दुनिया की जो बड़ी समस्याएं हैं, देश की जो बड़ी समस्याएं हैं, उससे अवेयर रहिए। या फिर जैसे मैं अगर सिर्फ एग्जांपल लूं, लिथियम, अच्छा आप लोग भी तो करंट अफेयर्स पर नजर बना के रखते होंगे। बिल्कुल जैसे सर। लिथियम को लेकर अभी जम्मू कश्मीर से खबर आई, जम्मू कश्मीर से जो खबर आई जी जी, कि लिथियम का भंडार है वहां पर, तो क्वेश्चन में तो एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है इस बार। तो आप लोग कैसे इसको करते हैं फिर? सर जैसे अभी आपने करंट का कर ही दिया है कि लिथियम के भंडार हमें मिले जम्मू कश्मीर में। अब सर जब हम लोग सिर्फ, अगर एक नॉर्मल इंसान है तो नॉर्मल इंसान सिर्फ इतना पढ़ा कि लिथियम के भंडार मिले जम्मू एंड कश्मीर में। अब ये करंट अफेयर है, इसको यूपीएससी एस्पिरेंट को ऐसे देखना चाहिए। पहले तो आपके पास जम्मू कश्मीर का जो आपके एटलस होगी, वो मैप होगा आपके पास। आपको ये देखना है कि कौन सी नदी के वो पास है, कौन सी नदी के पास होने के बाद कौन सी हिमालय की कौन सी पर्वत श्रृंखला, 2 अगर पर्वत श्रृंखलाएं या 3 पर्वत श्रृंखलाएं तो किसके मध्य है। जैसा आपका प्रोग्राम चलता ही था भारत नक्शे पे, तो वहां पे आपने बताया भी कौन दर्रे, तो कौन से दर्रे के वो नजदीक आपको देखने को मिलेगा। ये बात हो गई हमारी ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी में हम चलते हैं आर्थिक भूगोल में।
आर्थिक भूगोल का मतलब ये है कि यहाँ पे खनिज मिला, इससे हमको पैसा कैसे मिलेगा, कैसे इसका खनन होगा। अगर खनन होगा तो पर्यावरण पारिस्थितिकी बीच में आ जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही टेक्टोनिक एक्टिव इलाका है। टेक्टोनिक एक्टिव इलाका है तो फिर से अर्थक्वेक की समस्या वहाँ पे रहेंगी। अर्थक्वेक की समस्या जैसे जोशीमठ है तो वहाँ पे आपदा प्रबंधन आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम खनन वहाँ पे करेंगे तो पैसा कमा के देगा वो खनन, तो यहाँ पे फिर इकोनॉमिक्स आ जाएगी। सर यूपीएससी ने पूरा एक पैकेट दिया है सिलेबस के रूप में। इन सब्जेक्ट को बिल्कुल अलग अलग तरीके से हम पढ़ ही नहीं सकते। ये सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी से लिंक है, ज्योग्राफी पर्यावरण से लिंक है, ये सब इनसे ऊपर हम देखेंगे इकोनॉमिक्स है जिस पे पूरा देश चल रहा है, पूरे अर्थव्यवस्थाएं चल रही है। तो ये पूरा पैकेट है, इसको पूरे पैकेट के रूप में अगर आप इसको अलग अलग, एक सब ज्योग्राफी को सिर्फ ज्योग्राफी और वाटर टाइट कंपार्टमेंट में रख के पर्यावरण को अलग से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। नहीं है, दोनों को साथ में लेके हुए हमको चलना पड़ेगा। बहुत अच्छे से आपने समझाया। ये देखिए, पढ़ने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए। और इस जो अभी बातचीत हुई कि जैसे लिथियम को लेकर आपने खबर पढ़ी, तो पढ़ना कैसे है, एक यूपीएससी के परीक्षार्थी को, अभ्यर्थी को कैसे पढ़ना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक आम इंसान जब उसी खबर को पढ़ रहा है तो कैसे पढ़ रहा है, और एक यूपीएससी की परीक्षा देने वाला विद्यार्थी जो है वो जब उसी खबर को पढ़ता है तो किन चीज़ों का ध्यान रखे वो पढ़ने में, इसी चीज़ को आपको धीरे धीरे डेवलप करना है। तो ठीक है, अब मेरे ख्याल से लंबी बातचीत हो गई है, तो इस बातचीत को तो अब इस लोभ को ख़त्म करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, लेकिन एक बार मैं चाहूँगा कि आप दोनों लोग थोड़ा थोड़ा इस बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर बता दें, और कुछ फीचर्स अगर आप बता सकें तो फीचर्स भी बता दीजिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा बैच का, तो वहाँ से जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। सर एक तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि हम पढ़ते तो जाते हैं लेकिन हम हमारा मूल्यांकन सही से नहीं कर पाते। मूल्यांकन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस बैच की ड्यूरेशन भी देखें तो करीब 13 से 14 महीने बैच की ड्यूरेशन है। आप सोचिए, आप 13-14 महीने पढ़े और आप जब 15वें महीने पे पहुंचे और आपने यूपीएससी की जब परीक्षा दी, प्रारंभिक परीक्षा, तो हमने पाया कि यार जो तैयारी थी वो जिस तरह की होनी चाहिए थी उस तरह की नहीं हो पाई, मतलब कुछ ना कुछ कमी रही। तो वो मूल्यांकन अगर आपका समय समय पे होता रहे तो आप खुद को भी जज कर पाएंगे कि हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। सर इसी मूल्यांकन को देखते हुए इस बैच में फीचर्स में हमने टेस्ट सीरीज रखी है। टेस्ट सीरीज दोनों के लिए है, प्रीलिम्स के लिए भी है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथा मुख्य परीक्षा के लिए। और सर ये जो टेस्ट सीरीज है इस तरीके से प्लान की गई है कि यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको ध्यान में देखा गया है, उस समय क्या क्या करंट में था उसको ध्यान में रखा गया है, किस प्रकार यूपीएससी ने अपना ट्रेंड बदला है, उस तरह से ये टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है। और आपका मूल्यांकन हो गया, इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे कहाँ तो मेरी गलती थी और कहाँ पे ये मैंने सही लिखा जिससे मैं आश्वस्त हो सकता हूँ। इसके लिए जो सुविधा है मेंटरशिप की, वो मुझे लगता है पर्सनली जो सबसे अच्छा जो इसका फीचर है बैच का वो है मेंटरशिप। चूंकि 14 महीने की ड्यूरेशन, सिविल सेवा परीक्षा जैसी देश की सबसे बड़ी परीक्षा, इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ डाउट आपके अटक गए या फिर कभी मोटिवेशन आपको नहीं आ पाया, आप डिमोटिवेट हो गए, तो मेंटर्स यहाँ पे हर चीज आपकी सुनेगा और उसके पास जो जो आपके सॉल्यूशन होंगे वो आपको प्रोवाइड करा पाएगा। अगर कोई सब्जेक्ट को लेके ऐसा कोई दिक्कत आ गई कि मेंटर्स को लगता है कि यहाँ पे फैकल्टीज को भी इंक्लूड करना चाहिए, तो यहाँ पे फैकल्टीज भी इंक्लूड होंगी। और हम जब भी आगे बढ़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि पिछले वाली क्लास के कोई भी डाउट लेके हम लोग नेक्स्ट क्लास में एंटर ना करें। सर यहाँ पे एक और चीज़, बहुत सारी फीचर्स तो बता ही दिए गए, लेकिन एक चीज़ जैसे बच्चों के बहुत डाउट आ रहे थे कि हम जब बैच शुरू करते हैं तो ये कई सजेशंस मिलते हैं स्टूडेंट्स को, पहले एनसीईआरटी पढ़ ली जाए उसके बाद फिर बैच ज्वाइन किया जाए। तो ये मैं चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि हमारी जो क्लासेस हैं उसमें एनसीईआरटीज़ को रख के बनाया गया है कोर्स। तो आपको ये मानकर चल रहे हैं हम डे 1 से कि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत गहराई से नहीं आता है, तो बहुत बेसिक से क्लास स्टार्ट की जा रही है जिसमें एनसीईआरटीज़ को भी रखा गया है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की भी जो मिजाज है उसको भी समझा गया है, मेंस के पेपर को भी रखा गया है, और कैसे लेवल डेवलप करना है। जैसे अभी हाल ही में सर लिथियम की बात हो रही थी, मैं उसी को जोड़कर बताता हूँ कि जैसे लिथियम की हमने भूगोल में ये बात पढ़ ली कि किस जगह पर है, उससे क्या क्या आसपास क्या चीजें हो सकती हैं। अब एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए किसी भी जगह पर बायस होकर सोचना नहीं होता है, हर तरीके की चीजें सोचनी होती है, और यूपीएससी का एग्जाम भी आपसे ये चीजें पूछता है कि भाई अगर लिथियम है तो लिथियम का, आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं कि इसका बहुत बोलबाला है,
तो लिथियम आयन बैटरीज में उसका इस्तेमाल होगा। तो ये एक पक्ष हो गया कि इससे हमारा वायु प्रदूषण जो है वो कम होगा, जो जलवायु परिवर्तन है वो कम होगा। लेकिन इसका एक नकारात्मक इफेक्ट भी है, वो हमको भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमें एग्जाम्स में वो कोट करना है कि भाई अगर इन चीजों का, अगर जैसे इलेक्ट्रिक को इतना ज्यादा हाइप मिला है तो इससे भी तो प्रदूषण हो रहा है। भारत में ये देखा गया है कि भाई जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने के लिए डीजल के इस्तेमाल करके उनको चार्ज किया जा रहा है। तो ये आप किसी भी एक जगह पे किसी के पक्षधार नहीं हो सकते। मैन्युफैक्चरिंग में, बाकी चीजों के मैन्युफैक्चरिंग में तो लगे हुए हैं बिल्कुल। कारखाने। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें आज 70% जो बिजली बन रही है वो कोयले से बन रही है, और उसमें अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करेंगे तो बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट को ये दोनों ही पक्ष अपने पास होने चाहिए। ये एक टॉपिक की बात हुई। मैं हर चीज के लिए आपको निष्पक्ष होकर सोचना पड़ेगा, वैसा ही लिखना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा, और ये शुरुआत से विपक्ष दोनों जानना पड़ेगा भाई। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखिए कि अगर आपसे यही पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल हैं, जो गाड़ियां हैं, इस समय बहुत सरकार प्रमोट कर रही है, तो उससे फायदे नुकसान आपको दोनों पता होने चाहिए। जैसे यही बात है कि इलेक्ट्रिकल में भाई कैसे चार्ज हो रहा है, बिजली से, और बिजली कैसे बन रहा है, तो उसमें कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, तो बिजली का कंजम्पशन कितना बढ़ेगा और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब बातें भी आपको जानना चाहिए। सर मैं इसमें एक और चीज जोड़ूंगा। भी हाल ही में सर चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम हुआ था। हाँ, अब भारत के अंतर्गत जो चीते थे वो बिल्कुल नहीं थे। हमारे यहाँ ऑलरेडी कई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट हाँ। एलिफेंट है। इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी इतना ध्यान सरकार का नहीं गया है, मतलब इनमें भी कई कमियां रह गई हैं, और फिर हमने कोई नया प्लान लेकर आ गए। तो मैं अभी नकारात्मक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सोचने का तरीका हमारा एग्जाम में होना चाहिए कि भाई इसके पीछे भी हम बता सकते हैं कि भाई जो हमारे एग्जिस्टिंग प्लान है उनके लिए हमारी कैसी कार्रवाई रही कि आगे चलकर ये फेल ना हो जाए, क्योंकि इसमें भी देखा गया कि कई ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं। तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। तो इसलिए इस बैच में हमने जो डिजाइन किया उसमें एनसीईआरटीज को रखा गया है कि आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाए, और पूरे जो सेशंस हैं वो लगभग 2.5 से 3 घंटे के रखे गए कि जिसमें आपका कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो कि अधूरा छूटे, उसको पूरा करने की कोशिश है। और उस हिसाब से पूरा का पूरा करिकुलम डिजाइन किया गया, क्योंकि 13-14 महीने आपको पढ़ना होता है, बहुत सारा सिलेबस है उसको कवर करना होता है। तो उसको देखते हुए जो 11 मार्च से हमारा बैच है वो इन सारी चीज़ों को कवर कर रहा है। मेंटोरशिप के बारे में बताया ही दिया सर ने, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। बहुत सारी डिटेल्स हैं उसकी, आपको वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे ऐप पे जा सकते हैं। डेमो वीडियोस भी हैं सर वहाँ पे, उन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। बाकी स्टडी IQ IS हिंदी पर आप सारे ही जो फैकल्टीज हैं उनके प्रोग्राम्स आते हैं, तो उनको भी आप देखकर आसानी से अपना जो है मन बना सकते हैं और फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लिथियम वाली बात पर एक और कि भाई यूपीएससी सवाल जब पूछती है तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई जम्मू कश्मीर में आपने खूब पढ़ा, लिथियम के भंडार के बारे में खूब पढ़ लिया, और पूछ दिया यूपीएससी ने एक फैक्चुअल क्वेश्चन कि लिथियम ट्रायंगल कहाँ है। तो हो सकता है ऐसा भी हो जाए, तो लिथियम ट्रायंगल भी आपको पता होना चाहिए। और इसी तरह के अप्रोच को, जिसमें कॉन्सेप्ट्स के भी अप्रोच और फैक्ट्स से रिलेटेड क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किन चीज़ों को छोड़ना है, ये सारे अप्रोच आपको बैच में मिल जाएंगे, बन जाएंगे धीरे धीरे। और क्योंकि लगातार आपके साथ टीचर्स और मेंटोर्स जुड़े रहेंगे, तो आप मूल्यांकन भी कर पाइएगा कि आप में क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं। जैसे पहले बैच का भी फीडबैक काफ़ी जो आ रहा है उत्साहजनक है, कि बच्चों को फील हो रहा है कि 14 फरवरी से लेकर आज की स्थिति में उनमें काफ़ी चीज़ें बदली हैं। ठीक है, बदलाव आ रहे हैं। सर ये बैच में आपकी गाइडेंस का मैं हमने यही प्लान किया है कि 360 डिग्री जिसको कहा जाता है, पक्ष की भी हम लोग बात करेंगे, विपक्ष की भी बात करेंगे, और उसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, क्या इस स्टेप पे हमको आगे जाना चाहिए। अगर आगे जाना चाहिए तो ये जो हमने विपक्ष की बात करी इसको कैसे सुधारें ताकि हर पॉइंट पक्ष में आ जाए। ये सब चीज़ें, इसको अगर बहुत रफ सेंस में मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है 360 या होलिस्टिक अप्रोच जिसको कहा जाता है। तो इस बैच का जो एकदम प्राइमरी जो रीजन है वो यही है कि हम यहाँ पे आपकी 360 डिग्री हर एक टॉपिक को लेके 360 डिग्री अप्रोच आप में विकसित करने की कोशिश करेंगे ताकि आप हर चीज उसकी समझ पाएं। बहुआयामी सर, इसी चीज को मल्टी डायमेंशन, तो डायमेंशन सोचने का भी, सोचने के आयाम को भी खोलना है धीरे धीरे कि किस तरह से सोच सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी बातचीत की, सार्थक बातचीत आप लोग करते हैं, सबसे अच्छी बात है। तो इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिल रहा होगा। बैच की बात जहाँ तक है, 11 मार्च शाम 6 बजे से बैच 2 शुरू हो रहा है और बैच 1 ऑलरेडी चल रहा है। तो अब बैच 1 में जो लोग परेशान हैं कि मुझे कई सारे मैसेजेस आए हैं कि उसमें करा दीजिए,
तो मतलब मैं यही कह रहा था कि भाई जब नया बैच आ गया है तो बैच 1 में ही कराने की क्यों जिद है। सही बात। तो बैच 2 में ले लीजिए एडमिशन, 11 मार्च से है, 11 मार्च से शाम 6 बजे। लिंक आप एक बार चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट में भी शायद आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर आप तसल्ली कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, डेमो क्लासेस वगैरह देख लीजिए। तो आज की इस बातचीत को यहीं छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का भी और आप लोग का भी।